मथुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 24 नवंबर 2005 से जब उन्हें शासन की जिम्मेदारी मिली, तब से बिहार के समग्र विकास के लिए निरंतर वो काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की। इस दौरान आरजेडी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब शाम 4 बजे के बाद लोग डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस दौर में समाज में हिंदू मुस्लिम विवाद की स्थिति रहती थी, जिसे उनकी सरकार ने खत्म किया। सरकार बनी है तब से राज्य में कानून का राज है, और जो 20 वर्ष की बात है वो तो है, विकास के काम लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के पहले जो था, जिसको काम करने का मौका मिला, अब उन लोगों के द्वारा कुछ हुआ है। बहुत बुरा हाल था, कोई काम नहीं किया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। मैंने शाम के बाद घर से बाहर, ऐसा हालत खराब था पूरे बिहार में, चारों तरफ की कोई डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलता था। और जैसे ही हम लोग आए तो हम लोगों ने सब चीज को सुधार करने की कोशिश किया। बिहार के विकास का काम हो रहा है, जब किसी प्रकार के डर एवं अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा में शांति का माहौल है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे हैं। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, नाम सामने आ चुका है। देखिए, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का ऐलान हुआ है और मिथुन मन्हास अब बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। मिथुन मन्हास ने रोजर बिन्नी की जगह ली है। मिथुन मन्हास जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं और मन्हास ने भले ही कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन उनका क्रिकेट करियर बेहद शानदार रहा है। और देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। जम्मू कश्मीर से वो आते हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा से मिथुन मन्हास आते हैं और इसी वजह से इस वक्त वो चर्चा में भी ज्यादा है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के पद पर मिथुन मन्हास को जगह दी गई है और इसके साथ साथ और भी जो टीम है उसका भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं मिथुन, और मिथुन ने रोजर बिन्नी की जगह ली है। और वहीं विजयी रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम आज एशिया कप का फाइनल खेलने उतरेगी। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपने दमदार प्रदर्शन से फाइनल तक का सफर तय किया। आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ये महामुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत का सामना उसके चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होने वाला है। मुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से लेकर अब तक कई रोमांचक मैच हो चुके हैं, लेकिन इस बार इतिहास रचा जा रहा है क्योंकि 41 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टूर्नामेंट में फाइनल में आमने सामने होगी और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रात 8 बजे से आप देख सकेंगे। एशिया कप में भारत की जीत के लिए उज्जैन में पूजा की गई। सिद्धि विनायक मंदिर में खिलाड़ियों का फोटो रखकर विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपको बताएं कि एशिया कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होने वाला है। पिछले 2 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। फाइनल में भारत की जीत हो, इसके लिए क्रिकेट फैंस ने पटना के मंदिर में भी पूजा पाठ की और ढोल नगाड़े बजाकर भारत की जीत की कामना की गई। का 41 साल बाद एशिया कप में भिड़ंत होने जा रहा है और इंडिया इस बार एशिया कप में इतिहास रचेगा। आप देख रहे हैं कि लगातार इंडिया मैच जीतते आ रहा है, आज फाइनल भी जीत कर कप लाएगा। और देखिए, मेरे पास एक स्लोगन है, रोगी को तो दवा चाहिए, रोगी को तो दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए। हम क्रिकेट के दीवाने हैं, हमें तो आज सिर्फ कप चाहिए। बोलो भारत माता के, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। दशहरा के शुभ अवसर पे नवरात्रा चल रहा है, हम लोग हवन पूजा किए हैं कि आज कट्टर प्रतिद्वंदी जो पाकिस्तान भारत का हर तरह से रहता है और क्रिकेट मैच में भी रहता है, खास करके इसलिए हम लोग हवन पूजा कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान को हमारा भारत टीम बुरी तरह हराएगा
और भी किसी टीम से होता तो हम लोग खेल भावना से देखते हैं कि कोई जीते, अपना अच्छा खेल खेले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज पाकिस्तान से जब मैच हो रहा है, हम लोग सब लोग मिल करके, पूरे पंडाल वाले लोगों के, पूरे भारत के देश के लोगों से आह्वान करेंगे कि आज पाकिस्तान को बुरी तरह हरा कर करके जीत हासिल करे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर दे जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर, जहां कुपवाड़ा में 2 आतंकियों के ढेर होने की खबर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। देखिए, कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और सुरक्षा बलों का अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी हो चुकी है। घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को ढेर किया गया। सुरक्षा बलों के पास जानकारी थी और उसके बाद देखिए ये पूरी कार्रवाई की गई है। दरअसल घुसपैठ करने की कोशिश ये आतंकी कर रहे थे और देखिए अब इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी भी चल रहा है कि क्या कोई और आतंकी भी वहां पर छिपे हैं क्या, क्योंकि लगातार घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी कामयाबी, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया। और सीएम योगी ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा बनने वाले उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उपद्रव करोगे तो वैसे ही पीटोगे जैसे बरेली में पीटे गए। की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। और बरेली में बवाल पर सीएम योगी ने एक बार फिर से बवालियों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर उपद्रव किया तो उपद्रवियों को बिना मांगे हम जहन्नुम में जाने का टिकट काट देंगे। चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। और वहीं बरेली में मचे बवाल पर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मौलवी और ओवैसी पर उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, गिरिराज सिंह जो कि लगातार बयान देते रहते हैं, इस मामले पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। मौलवी और ओवैसी पर उन्होंने कटाक्ष किया। भारत में गजवाए हिंद की सोच रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमारी पूरी तैयारी है। ये मौलवी धमकी नहीं दे रहे और मरना जानते हैं, मारना जानते हैं। हर कोई मरना और मारना जानता है और इसलिए ये कहना जरूरी नहीं है कि एक समुदाय सिर्फ मरना और मारना जानता है, बल्कि हर कोई मरना और मारना जानता है।
ये मौलवी धमकी नहीं दे तो बेहतर इनके लिए होगा। देखिए ओवैसी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया जब ओवैसी ने इसका जवाब दिया कि मोहब्बत से बीजेपी को दिक्कत है, लेकिन जो पोस्टर लगाए गए और उसके बाद बरेली में जो विवाद हुआ उस पर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। और चलिए सीधे आपको वैशाली लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है और संजय झा इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं। जिस तरीके से काम किए देश दुनिया में, बिहार का मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए इनके काम की चर्चा देश दुनिया में होती रही। और 3 जो डिसीजन में 2 मिनट में ये बात इसलिए रख देना चाहता हूं, बहुत सारी संख्या में मां बहन आई हुई है। अभी मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ महिला रोजगार योजना का शुरुआत की और उनके 75 लाख लोगों के अकाउंट में बिहार में 2 करोड़ 70 लाख परिवार है और मुख्यमंत्री जी ने तय किया हर एक परिवार के एक महिला को रोजगार के लिए पहले 10,000 रुपया देंगे और फिर जब वो काम करना शुरू करेंगी तो उनको 2 लाख रुपया तक सहयोग करेंगे। देश में इतना बड़ा योजना आज तक किसी प्रदेश में लागू नहीं हुआ। मैं वैशाली के धरती से मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्वागत कीजिए। मैं जो 10,000 रुपया दिए 75 लाख लोगों के अकाउंट में गया सीधा, मतलब 7,500 करोड़ रुपया एक बटन दबा के 7,500 करोड़ रुपया चला गया। अब आप सोच सकते हैं मां बहन जब अपना काम शुरू करेंगी, उस दिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि उनको कैसा काम करना चाहिए उनमें भी सहयोग करेंगे। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में जो दूसरे राज्य हैं, बिहार के इस योजना को जरूर, साधारण योजना नहीं है, इस पर बहुत सारे रिसर्चर रिसर्च करेंगे कि एक फैसला से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के जीवन में या उनके परिवार में कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है आने वाले समय में। दूसरा फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया कुछ दिनों पहले, और आप जानते हैं नीतीश जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वचन लेते हैं वो वचन को पूरा करते हैं। ऐसी बात उन्होंने आज तक नहीं की, जो बात कहा लोगों के बीच में उस बात को पूरा किया। 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलता था, पहले 200 मिलता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 200 को 400 किया। लोगों ने कहा कि इसको 600 कर दीजिए, इसको 700 कर दीजिए, इसको 800 कर दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ना, 400 को सीधा 3 गुना 1100 रुपया मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। और आप जानते हैं कि आपके अकाउंट में हर एक 10 तारीख को ये पैसा आता होगा। और तीसरा फैसला जो मुख्यमंत्री जी ने लिया, बिहार में नीतीश कुमार जी के आने से पहले 20% लोगों के घर में भी बिजली नहीं था, 4-6 घंटा बिजली नहीं रहता था। मुख्यमंत्री जी ने 18, 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा बिजली देना शुरू किया और अब 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। बिहार के 90% लोगों को अब ये जीरो बिल आता है, फ्री में बिजली मिल रहा है। मैं वैशाली के धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि ये फैसला जो मुख्यमंत्री जी ने लिया है ये साधारण फैसला नहीं है। ये जो काम मुख्यमंत्री जी ने किया है और ये सब काम इसलिए मुख्यमंत्री जी कर पा रहे हैं कि आज केंद्र और जो बिहार है दोनों में एक ही सरकार है। केंद्र में भाई नरेंद्र मोदी जी है और बिहार में नीतीश कुमार जी है। और एक साथ रहने का क्या फायदा होता है, जिसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार, उसका फायदा बिहार को मिल रहा है। जहां तक राजा पाकर विधानसभा की बात है, पिछले चुनाव में हम लोग चूक गए। नीतीश कुमार जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 20 से 25, लेकिन राजा पाकर कहीं न कहीं पिछले चुनाव में हमारे जो भी लड़ रहे थे महेंद्र राव जी, हम लोग चूक गए। इस चुनाव में नीतीश कुमार जी को 25 से 30 फिर मुख्यमंत्री बनाना है और राजा पाकर से आप लोग एनडीए प्रत्याशी को जिता के भेजिएगा कि
ताली बजा करके मुख्यमंत्री जी को एक बार बता दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। देखिए, चुनावी साल में बिहार में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के द्वारा योजनाओं के ऐलान का और बिहार के बजट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनावी साल में मई से सितंबर में पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने कुल 7,08,729 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया और ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि बिहार में इतनी योजना को धरातल पर उतारने के लिए पैसा कहां से आएगा। सरकार को ये जरूर जनता के सामने रखना चाहिए। क्या राजस्व का स्रोत क्या होगा, इसकी जानकारी भी जनता को कम से कम सीएम नीतीश दे। टोटल जितना प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा या हाल फिलहाल में जो घोषणाएं की गई है उसका खर्च है 7,08,729 करोड़। 7,08,729 करोड़। ये क्लियर है? 7,08,729 करोड़ है। अब ये सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भाई उनका विजन क्या है। फिलहाल